हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीबीएसई के 10th क्लास का सब्जेक्ट ले रहे हैं ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इसको हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। ये पहला वीडियो बना रहे हैं हम, दूसरा वीडियो इसके बाद बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाए। जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं तब तक ये काम कर लीजिए। यहाँ वीडियो चल रहा है, इसके नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए। हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का। तो ये जो भी डाटा इस पूरे वीडियो में लिया गया है, जो भी आप राइटिंग्स देखेंगे, जो पेजेस देखेंगे, जो डाटा देखेंगे, सारे का सारा विकिपीडिया से और एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। चलिए, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो 3 चीजें लाइफ लाइन होती है नेशनल इकोनॉमी की। एक है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है ट्रेड। किसी देश का ट्रांसपोर्ट जितना अच्छा होगा वो इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी। कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी। ट्रेड जितना अच्छा होगा इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी। तो ये लाइफ लाइन है तीनों चीजें। तो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है आपका? लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड एंड रेल है, वाटर है और एयर है। तो ये लैंड में रोड एंड रेल के अलावा पाइपलाइंस भी आती हैं, वो भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, वाटर भी 2 टाइप का है और एयर भी 2 टाइप का है। कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। ट्रेड की बात करें तो लोकल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आजकल टूरिज्म को भी एज ट्रेड माना जाता है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करें हम चैप्टर को। हमारे को ये कहते हैं, चैप्टर जब शुरू होता है तो इसमें बताया गया है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स और सर्विसेज जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें से क्या होता है, कुछ तो हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं जबकि दूसरी चीजें दूर से आती हैं, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती हैं। और कुछ लोग इस काम में लगे होते हैं जिनको कहते हैं ट्रेडर्स। अब वो ट्रेडर्स जो हैं वो जहां से सामान पैदा होता है, सप्लाई होती है जहां से, और जहां डिमांड होती है वहां तक ट्रेडर्स हमारे पास ये पहुंचाती हैं चीजें। ओके, तो इसलिए कहता है कि जो स्पीड है डेवलपमेंट की किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। तो इसीलिए कहता है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है फास्ट डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो ये कहता है मूवमेंट ऑफ इन चीजों की जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो जो है वो लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट है कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने इससे पहले वाली स्लाइड में तीनों को क्लासिफाई करके देख लिया था। ये कहता फॉर अ लॉन्ग टाइम जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था वो बहुत लिमिटेड स्पेस तक रहा, ज्यादा नहीं फैलता था, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता था। कोई भी सामान जो था, मान लीजिए कोई चीज जो है तमिलनाडु में प्रोडक्ट हुई तो वो मैक्सिमम मान लीजिए उसके आसपास के स्टेट्स में चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि तमिलनाडु में कोई चीज पैदा हुई वो इंग्लैंड पहुंच गई, या ये बहुत रेयर था क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कम थे। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, साइंस बढ़ती गई, तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड भी बढ़ता गया। तो आज जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है गांव की तरह बन चुका है, बड़ा गांव हो गया जैसे वर्ल्ड भी। हमने एक गांव के इस कोने से उस गांव के दूसरे कोने तक सामान लेके जाना है, ऐसा सिस्टम हो गया है इस फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ये कहता है ट्रांसपोर्ट ने ये कैसे अचीव किया, मूव करना इतनी चीजों को, कम्युनिकेशन की हेल्प से। तो इसलिए कहता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो है वो तीनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, उनका काम नहीं चलता एक दूसरे के बिना। अगर आज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वेल लिंक्ड है बाकी वर्ल्ड से, चाहे जितना मर्जी बड़ा साइज हो इंडिया का, चाहे डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, चाहे सोशियो कल्चरल प्लूरैलिटी हो, फिर भी रेलवे, वाटरवेज एंड न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, इन सब चीजों ने मतलब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की। ओके, अब कहता है ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। इट हैज enriched our life and added substantially to growing
एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। जितनी भी हमारी कंफर्ट्स हैं, एमिनिटीज हैं, वो सब की सब कहाँ से आ रही हैं? वो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड से आ रही हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व कर रहे हैं एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। तो कहता है ये बिल्कुल एविडेंट है कि डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क अगर ट्रांसपोर्ट का होगा और कम्युनिकेशन का होगा तो वो प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। ये मतलब दोनों चीजें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये प्री रिक्विजिट है ग्लोबल ट्रेड के लिए। चलिए, ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले रेलवेज की बात करते हैं हम। तो इंडिया कहता है जो वर्ल्ड के बिगेस्ट नेटवर्क वाले कंट्रीज हैं उनमें से एक है। तो इसका जो टोटल रोड्स की जो लेंथ है वो 2.3 मिलियन किलोमीटर है। ये 2007-06 का डाटा है। 2017 का डाटा मैंने यहाँ लिखा है, ये विकिपीडिया से लिया गया डाटा। ये कहता है 58,97,671 किलोमीटर लेंथ है 2017 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो रोडवेज है ना, ये रेलवे से अच्छे माने जाते हैं। किस लिए माने जाते हैं? बिकॉज दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड वेरी इजी। ओके, इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी? इसके रीजन है 6। पहला, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका फाइनल पेपर में। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवे इज मच लोअर देन ऑफ रेलवे लाइन्स। दूसरा, रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। जो दूर दराज के इलाके हैं और उबड़ खाबड़ इलाके टोपोग्राफी है जहां पर, वहां पर भी पहुंच सकते हैं। तीसरा है रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन सच एज हिमालयाज। तो ये कहते हैं रोड जो है ना, इतने मतलब इनको आप नेगोशिएट कर सकते हो, हायर ग्रेडियंट्स को भी नेगोशिएट कर जाते हैं ये, और वहां स्लोप्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हिमालय में भी हमने रोड बना दिए हैं। चौथा पॉइंट है रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका? फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अगर कुछ लोग हैं या थोड़ा सामान है थोड़ी दूरी के लिए, तो रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। और पांचवा पॉइंट है इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। अब रेलवे डोर टू डोर सर्विस तो नहीं दे सकता। द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। लास्ट पॉइंट है रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगर ये फीडर कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि अगर आपको रेलवे स्टेशन पर कोई सामान लेके जाना है तो वो रेलवे स्टेशन से कैसे लेके जाएंगे? रोड के थ्रू। एयरपोर्ट पे जाना है, आपने हवाई जहाज में चढ़ना है, कैसे जाओगे आप? बाय रोड जाओगे एयरपोर्ट तक। तो ये क्या है? ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है, फीडर है बाकी सभी एयर ट्रांसपोर्ट का, सी पोर्ट्स का और रेलवे स्टेशन का। चलिए, इंडिया की रोड्स को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन 5-6 मेन जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है पहला, इंडियन जो रोड नेटवर्क है उसको डिवाइड करते हैं अगर हम उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो पहला पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये क्या है? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें अगर आप देखिए, अगर आप ऐसा करिए, मैप निकालिए इंडिया का, दिल्ली से लेके कोलकाता तक की लाइन खींचिए सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, कोलकाता से चेन्नई तक, चेन्नई से मुंबई तक, मुंबई से फिर दिल्ली तक, तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सुपर 6 लेन सुपर हाईवेज। ओके, जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली को आपस में जोड़ेगा। और साथ में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा इसमें, जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक होगा तमिलनाडु में। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है जो सिलचर आसाम में है जो, और पोरबंदर तक चलेगा जो गुजरात में है। तो आसाम से गुजरात तक, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक। तो ये आपस में जो 2 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बने हैं, प्लस ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इन सबको मिला के कहा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन सुपर हाईवेज का? रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया।
और बना कौन रहा है इनको? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज जो है वो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री को लिंक करते हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम है हमारा, और कौन बनाता है इनको, मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कहता है बहुत से नेशनल हाईवेज हैं जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। जो हमारा हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग जो है उसको हम नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, जो अमृतसर से दिल्ली से अमृतसर के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज हमारे जो है लिंक करते हैं स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ। ओके, और इनको स्टेट हाईवेज क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेट में ही होते हैं मोस्टली। ये बनाता कौन है इनको? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस किसके पास है इसकी? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के पास, स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। 4th पॉइंट की बात करें अगर तो दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और इनको बनाता कौन है? अगर क्वेश्चन आता है हु मेंटेन्स द जिला परिषद, द डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला परिषद मेंटेन करती है। अदर रोड्स में आगे आपके रूरल रोड्स। रूरल रोड्स में मेन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर पूछा जाता है कि किस स्कीम में आते हैं रूरल रोड्स, तो इस स्कीम में आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। इस स्कीम में स्पेशल प्रोविजन क्या है कि एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू ए मेजर टाउन इन द कंट्री बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड। कि आपका जो, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स नहीं है, मतलब बरसात के सीजन में वहां पर वो कच्चे रोड हैं, वहां कीचड़ हो जाता है तो वो आउट ऑफ यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक डू यू नो वाला पॉइंट दिया हुआ है। ये डू यू नो वाले पॉइंट आपके चाहे साइंस में है, चाहे मैथ में है, चाहे हिंदी में है, इंग्लिश में, किसी भी बुक में आपके दिए हुए हैं, तो आपने जरूर याद करने हैं, क्योंकि MCQ वगैरह और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से भी आएंगे इस बार। ओके, तो नेशनल हाईवे नंबर 7 की बात कर रहा है इस डू यू नो में कि लॉन्गेस्ट एंड कितना लंबा है वो? 2369 किलोमीटर लंबा है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 7 है। ओके, इंडिया का। कहां से कहां तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ओके, और ये स्टेशन इसके बीच में आते हैं जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर एंड मदुरई, दिल्ली एंड मुंबई। अगर ये बात करें हम दिल्ली एंड मुंबई की, तो वो कनेक्ट किससे द्वारा होते हैं? नेशनल हाईवे नंबर 8 के द्वारा। और नेशनल हाईवे नंबर 15 की बात करें तो मोस्ट ऑफ राजस्थान को वो कवर कर देता है। तो ये मेन। बाकी आप जो मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, इस बुक में मैप में आप देखिए नेशनल हाईवे नंबर का नाम लिखा हुआ है, वो कौन कौन सिटीज को कनेक्ट करता है, चेक करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बॉर्डर रोड्स आते हैं आपके। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। जो बॉर्डरिंग एरियाज है, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है, या आपका उत्तराखंड का एरिया है, या आपका झारखंड का एरिया है, या बिहार का एरिया है, या पूरे का पूरा वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बांग्लादेश और उधर का एरिया जितना भी है, चाइना का एरिया, या जो वहाँ जो बॉर्डर है उसके ऊपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रोड बनाती है। इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिश कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इन रोड्स की, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया गया है। अगर ये रोड बन जाती हैं तो हमारी एक्सेसिबिलिटी वहाँ डिफिकल्ट टेरेन्स में इजी हो जाती है। ओके, और वो एरिया डेवलप हो जाता है इकोनॉमिकली। और ये तो है उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। डिवीजन ऑफ रोड जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग था। कहते हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ रोड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड भी कर सकते हैं। इसको क्लासिफाई कैसे कहते हैं? मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। तो मेटल रोड्स कौन से होंगे? जो सीमेंट, कंक्रीट या फिर बिटुमिन कोल से बने होंगे। और ये रोड जो होंगे वो ऑल वेदर रोड होंगे। और अनमेटल रोड वो होते हैं जो रेनी सीजन में आउट ऑफ यूज हो जाते हैं। रोड डेंसिटी की बात करें अगर, तो जो लेंथ है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया में जो लेंथ है रोड्स की, उसको डेंसिटी ऑफ रोड्स कहते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। ऐसा नहीं है कि
पूरी कंट्री में ही एक जैसी डेंसिटी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो डेंसिटी अलग हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम, देखो जम्मू कश्मीर में तो 10.04 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। और उत्तर प्रदेश में डेंसिटी क्या है, 532.27 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, ओके, डेंसिटी है रोड्स की। ये 2007-8 का डाटा है, अब तो बहुत बढ़ गया है, ये करीब करीब डबल हो गया है। विद द नेशनल एवरेज, नेशनल की एवरेज कितनी है हमारी, 125.02 किलोमीटर एज 2007-8। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देखिए क्या है। एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स ज़्यादा हैं, रोड नेटवर्क इसके लिए इनएडिक्वेट है। कहता है आधे से ज़्यादा रोड अनमेटल्ड हैं इंडिया के और रेनी सीजन में काम करने रहते। नेशनल हाईवे जो है वो भी इनएडिक्वेट है सारे के सारे। ज़्यादा बात करें तो रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़ एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज, जो एक तो सिटीज़ में कंजस्टेड है, दूसरे जो ब्रिजेज एंड छोटी छोटी पुलिया है जो वो ओल्ड है और नैरो है तो जाम लग जाता है। तो इन रिसेंट अब ये तो 7-8 की बात है, रिसेंट ईयर्स, ये तो 10-12 सालों में 2020 तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंट्री में रोड्स का। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम रेलवेज की। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। Railways also make it possible to conduct multifarious activities like business sightseeing। sightseeing होता है जो अपना जो टूरिस्ट प्लेस देखने जाते हैं उसकी बात कर रहा है, पिलग्रिमेज तीर्थयात्रियों के लिए, along with transportation of goods over longer distances। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये पैसेंजर्स ज़्यादा नंबर पैसेंजर्स का हो, ज़्यादा मटेरियल हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे अच्छा है। Apart from an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 years। 150 साल से ज़्यादा इंडिया में रेलवे को आए हुए हो गए हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ डाटा देखिए आप। द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने। मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चली थी। स्टीम्ड ऑफ इसलिए कहा है क्योंकि उस टाइम स्टीम इंजन होते थे, ओके। तो 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया था, ओके। तो यहाँ पे इस रेलवे के पूरा नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, कितने हमारे पास इंजन है, कितने वैगन्स हैं, कितने अदर व्हीकल्स हैं। और ये कहता है एक्टिविटी है आपकी यहाँ पर कि करंट रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स फाइंड आउट करने हैं आपने, और ऑल्सो लोकेट द हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे जोन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो मैप ऑफ इंडिया में आपको कैसे लोकेट करोगे हेडक्वार्टर्स, अगर आपको सिटीज का नाम पता होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने जो डाटा लिया है ये विकीपीडिया से लिया गया है, पूरा का पूरा डाटा विकीपीडिया की वेबसाइट से, वहां से इस डाटा को मैंने लिया है। और सारे जोन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे भी हैं। तो जो 16 जोन कहा गया था रेलवे के, 16 से ज्यादा जोन है हमारे, और इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखे हुए सारे हेडक्वार्टर्स आप दिखा सकते हैं इनको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी रहे बाद में पढ़ने के लिए, या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, ओके। ये इसके रेलवे डिविजन्स हैं ईच जोन के अंदर। इसके अलावा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतने सारे हमारे रेलवे जोन्स हैं। तो 16 से ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि कोलकाता मेट्रो को भी रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया है, ओके। चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे। इंडियन रेलवे ट्रैक की बात करते हैं तो मल्टीपल गेज ऑपरेशंस एक्सटेंडिंग ओवर 64,460 किलोमीटर प्रोविजनल है ये, एक्सक्लूडिंग मेट्रो कोलकाता है ये, ओके। तो इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है ये इतने किलोमीटर पे चलता है। ये काफी पुराना डाटा है, अभी काफी बढ़ गया है ये डाटा, ओके। सबसे पहले आता है ब्रॉड गेज। ये गेज समझ लीजिए क्या है, दो रेलवे ट्रैक के दो पटरियां हैं रेल की, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको गेज कहा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर वो डिस्टेंस
ब्रॉड गेज में क्या है कि दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1.676 मीटर है, करीब करीब आप कह सकते हो 1.5 मीटर से ज़्यादा। मीटर गेज का मतलब डिस्टेंस 1 मीटर है, नैरो गेज का मतलब डिस्टेंस 1 मीटर से भी कम है, मतलब 1 मीटर से ज़्यादा, 1 मीटर से कम। तो जो ये नैरो गेज है ये पहाड़ियों में ज़्यादा चलता है, जैसे दार्जिलिंग वाली ट्रेन है या जैसे आपकी शिमला वाली ट्रेन है, वो नैरो गेज पे चलती है। जितना गेज चौड़ा होगा, ओके जी, जितना चौड़ा होगा डिस्टेंस, रेलवे की स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये 2010-11 का डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है टेबल। अब कहता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. The northern plains जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल लैंड है, तो हाई पॉपुलेशन है और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है रेलवे की ग्रोथ के लिए। लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, हालांकि कहता है थोड़ा सा ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन को मुश्किल बनाता है, पर हिली टेरेन्स में इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली पेनिनसुलर रीजन में। रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, और जो छोटे छोटे गैप हैं, टनल्स हैं, उनके थ्रू रेलवे लाइन बिछाई जाती है हिली एरियाज में और पेनिनसुलर एरिया में। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे, रिलीफ बहुत हाई है, तो रेलवे वहाँ नहीं बिछाया जा सकता। इसी तरीके से इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स कहाँ पर, सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान के प्लेन्स में, क्योंकि आप बिछा दो, आंधी आती है, ट्रैक पे मिट्टी चढ़ जाती है, ओके, तो मुश्किल होता है वहाँ बिछाना रेलवे ट्रैक। जो गुजरात में जो स्वैम्प्स हैं, जो दलदली भूमि है, वहाँ भी बड़ी मुश्किल है। और जो फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं कौन कौन से, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, वहाँ भी रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल है। द कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ शाद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स, वो जो शाद्री घाट्स हैं आपके, वो पासिस के थ्रू ही आप उनको क्रॉस कर सकते हो। रिसेंट टाइम की बात करें तो कोंकण रेलवे जो डेवलप हुआ है, ओके, तो उससे क्या हुआ है, पैसेंजर एंड गुड्स की जो मूवमेंट है उससे इकोनॉमिक रीजन, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन बना दिया है इंडिया को उस कोंकण रेलवे ने। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. अब लैंडस्लाइड्स की वजह से ये प्रॉब्लम है कोंकण रेलवे की, ओके, यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है और वो धंस जाती है रेलवे ट्रैक्स। आज की अगर बात करें, रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। मीन्स सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स एक तरफ, रेलवे एक तरफ, ये मानिए आप। हालांकि कहता है रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, ये तो ये प्रॉब्लम्स है यहाँ से। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली, पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। अब यहाँ तक आंसर है। अब ये कहता है इसके बारे में सोचिए कि आप कैसे कह सकते हो कि रेलवे बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे चले। लेट तो होएंगी, लोग जब चेन खींचेंगे, ये घटनाएं सब घटेंगी। तो चलिए उसके आगे बात करते हैं हम पाइपलाइंस की। पाइपलाइन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का जो इंडिया के मैप की बात करें तो नया है बिल्कुल, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का मैप इंडिया के मैप में, ओके। पास्ट में कहते हैं these were used to transport water to cities and industries. Now these are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants. Solids can also be transported through pipelines when converted into slurry. तो उसको अगर स्लरी बना लिया जाए सॉलिड को तो वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। The far inland locations of refineries like Baroni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipelines. मतलब आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते अगर पाइपलाइन ना हो तो, इन रिफाइनरीज की और इन फर्टिलाइजर प्लांट्स की।
ये कहते हैं इनिशियल कॉस्ट जो है, शुरुआती कॉस्ट जो है इनको बिछाने की पाइपलाइन को बहुत ज़्यादा हाई है, बट बाद में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल कम है इसकी। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। तो अगर मान लीजिए जो ट्रांसशिपमेंट में देरी होती है वो भी इससे रूल आउट हो जाती है और डिले भी नहीं होता सामान को ट्रांसपोर्ट करने में। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री। कौन कौन से हैं? एक तो है जो अपर आसाम से लेके कानपुर तक जाता है, रास्ता बीच बीच में इन जगहों से जाता है, यहाँ लिंकेज है उसका। दूसरा है सलाया गुजरात में, यहाँ से लेके सलाया गुजरात से लेके जालंधर पंजाब तक, ये उसके स्टेशन हैं। गैस पाइपलाइंस की बात करें तो हजीरा गुजरात में है जो वहाँ से लेके और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ तक ये कनेक्ट करती है, ये उसके सब स्टेशन हैं। उसके बाद आपका आता है वाटरवेज। कहता है हमें पता ही नहीं है कि कब से हम वाटर को एज मीन्स ऑफ, इंडिया में दो टाइप की ट्रांसपोर्ट है। एक तो आपकी इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है जो 14,500 किलोमीटर है, और दूसरा है आपका ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। चलिए देखते हैं। जो इंडिया का इनलैंड है वो है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद, ये नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 1620 किलोमीटर है, रिवर गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 2। वेस्ट कोस्ट कैनाल है केरला में, कोट्टापुरमा कोल्लम से लेके उद्योग मंडलम तक, ये जिसको ऊटी कहते हैं वहां तक, एंड चंपाकारा कैनल है आपकी, ये जो 205 किलोमीटर लंबी है, ये वाली वेस्ट कोस्ट कैनाल के साथ नेशनल वाटरवे नंबर 3 है ये वाला। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल्स 1078 किलोमीटर है टोटल सारा मिला के, ये जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मानी अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 है। टोटल आपके 5 नेशनल वाटरवेज आपके इंडिया में है। There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. These are Mandvi, Zauri and Kumbhejua, Sundarbans, Barak, backwaters of Kerala and tidal stretches of some other rivers. तो इनको वाटरवेज तो है, लोकल लोग उसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजें, लेकिन नेशनल वाटरवेज में नहीं आता ये। Apart from these, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume, मतलब ट्रेड का 95%, 68% in terms of value, मतलब हैवी है इसलिए वॉल्यूम तो है 95%, उसकी कीमत कम है इसलिए वैल्यू है 68%, जो सी के द्वारा मूव होता है। तो ये जो वाटरवेज हैं, ये हम मेजर सी पोर्ट्स की बात करें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बटन है सब्सक्रिप्शन का, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। आज के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।